नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह प्रस्तुत करता हूं मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्य समाचार। प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस बनाया जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब नहीं मांगनी होगी अलग अलग जानकारी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एकल नागरिक डाटाबेस संबंधी बैठक हाल ही में ली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किए जाने का कार्य किया जाएगा। अभी विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिकों से बार बार जानकारी मांगनी पड़ती है। एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से नागरिकों को बार बार जानकारी नहीं देनी होगी। शासन के पास उपलब्ध जानकारी का विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मंत्रालय में प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किए जाने संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव नितेश व्यास आदि उपस्थित थे। वर्तमान में अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग पंजीयन की व्यवस्था है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 600 से 700 हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित होती हैं। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों का अलग अलग पंजीयन किया जाता है। इससे एक और शासकीय मशीनरी को बहुत समय खर्च करना पड़ता है, वही नागरिकों को भी बार बार जानकारी उपलब्ध करानी होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से शासकीय मशीनरी का समय बचेगा, वही नागरिकों के लिए भी नई व्यवस्था अधिक सुविधाजनक हो पाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में नागरिक डाटाबेस बनाया गया है। राजस्थान में यह योजना भामाशाह के नाम से तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रजा साधिकार के नाम से संचालित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से हितग्राहियों से बार बार उनके दस्तावेज नहीं मांगने होंगे। जैसे एक बार किसी नागरिक का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसका रिकॉर्ड एकल दस्तावेज में रहेगा, अतः किसी दूसरी योजना में उसको लाभ लेना है तो उसे दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल की जानकारी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, इन सभी की जानकारी रहेगी। एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र डाटा को बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा का मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक से सत्यापन कर एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश में 2,57,000 दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के वन अधिकार पत्र वितरित किए गए। लंबित दावों के ऑनलाइन निराकरण के लिए MP वन मित्र पोर्टल मध्य प्रदेश में कार्यरत है। प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभी तक 6,27,000 से ज़्यादा दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,68,000 से अधिक दावे मान्य किए गए हैं। मान्य दावों में से 2,57,000 दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के वन अधिकार पत्र यानी कि पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। शेष 10,000 से अधिक मान्य दावों के अधिकार प्रमाण पत्रों के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में वन अधिकार के 3,60,000 से अधिक दावे विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। इन्हीं निरस्त दावों का पुनः परीक्षण MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक 2,57,000 दावेदारों को वन अधिकार पत्र पट्टे वितरित किए गए हैं। 35,724 दावेदारों द्वारा निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत किए गए हैं। MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से दावों का निराकरण करते समय दावेदारों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। अधिनियम के दावों का ऑनलाइन निराकरण MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 20,794 ग्राम पंचायतों के सचिवों की प्रोफाइल अपडेट की जा चुकी है और 35,724 दावेदारों द्वारा अपने नए और पहले के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत किए गए हैं। इन दावों का ग्राम वन अधिकार समितियों, उपखंड स्तरीय समितियों एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों द्वारा निराकरण किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दावों के निराकरण के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में 30 जून 2020 तक दावों का निराकरण किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र वनवासी दावेदार अपने वन अधिकार के हक से वंचित न हो। दावेदार को अपने दावों के समर्थन में लगाए जाने वाले दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको KCC देने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31 जुलाई 2020 तक चलेगा।
राज्य के समस्त दुग्ध उत्पादकों किसानों को 31 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए अभियान चल रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के दुग्ध उत्पादक किसान योजना से लाभान्वित होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज और वित्त मंत्री द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में दुग्ध उत्पादकों किसानों को जोड़ने के लिए निर्देशों के अनुक्रम में अभियान चलाया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से कार्यशील पूंजी, मार्केटिंग आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति दुग्ध उत्पादक किसानों की हो सकेगी। केसीसी के अंतर्गत ऋण पर किसानों को 2% की छूट और समय पर भुगतान करने पर 3% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग श्री जयंत कंसोटिया ने बताया कि 1 जून से प्रारंभ हुए अभियान में प्रदेश के ऐसे सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और उनके पास केसीसी नहीं है। जिन भूस्वामी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड पहले से है और वह दुग्ध उत्पादक भी है, वह अपने केसीसी की लिमिट को बढ़वा सकते हैं, परंतु ब्याज की छूट 3 लाख रुपए की सीमा तक ही रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1,60,000 तक की सीमा तक की राशि बिना गारंटी के क्रेडिट कार्ड पर ली जा सकती है और दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा दुग्ध संघों को सीधा दुग्ध प्रदाय करने पर यह सीमा बिना गारंटी पर 3 लाख रुपए तक रहेगी। दुग्ध उत्पादकों किसानों से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दुग्ध संघों द्वारा 15 जून तक क्रेडिट कार्ड फॉर्म भरवाकर बैंक शाखा को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए देना है। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर्स योजना के क्रियान्वयन से जुड़े बैंकर और दुग्ध संघों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया है और पूजा स्थलों पर विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश शासन ने जारी किए हैं। धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए जनसाधारण को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम आयु के बच्चों तथा बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर आपस में 6 फीट की दूरी बनाकर रखने के निर्देश हैं। चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। देखने में गंदे न होने पर भी साबुन और पानी से बार बार 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोए जाएं। एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा यथासंभव उपलब्ध कराई जाए। श्वसन एटिकेट्स का पालन करते हुए छींकने या खांसने के समय मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से ढका जाना चाहिए। नागरिक स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें और बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। थूकना सर्वथा वर्जित है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उपयोग की सलाह भी दी गई है। धार्मिक प्रतिष्ठानों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रवेश द्वार पर हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्ति हो जिनमें कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि न हो, इन्हीं को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मास्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करने के निर्देश दिए हैं। ऑडियो वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का बार बार प्रसारण सुनिश्चित करना होगा। आगंतुकों को जूते चप्पल स्वयं के वाहन में खोलकर आने की समझाइश दी जाए। आवश्यक होने पर जूते चप्पल प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं रखे जाएं। परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का 24 घंटे 7 दिन पालन सुनिश्चित करना होगा। संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए लाइन में गोले के निशान बनवाना चाहिए। प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। चढ़ावा कैश के रूप में न दें, अपितु डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता दें। मंदिर में घंटी बजाने, फूल,
नारियल, अगरबत्ती, चादर आदि चढ़ाने की अनुमति न दी जाए। प्रार्थना के लिए जाजम न बिछाई जाए। श्रद्धालु स्वयं अपना कपड़ा लाए। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। धार्मिक